हाँ जी, चलिए कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो अलग सी हैं, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में मैनेजर कमीशन वाली डिस्कस करी थी, अब एक बार फायर अकर्ड वाली डिस्कस कर लेते हैं कि भाई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या थेफ्ट ऐसा कुछ भी लिखा हो, तो ऐसे केसेस में क्या करना है? तो जैसे मुझे एक क्वेश्चन है उसमें दिख रहा है, लिखा है गुड्स, लिख देता हूँ यहाँ पे लिखा है करेक्ट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 15,000, correct goods of the value of rupees 15,000 have been destroyed by fire, ठीक है, and the insurance company has admitted a claim for rupees 10,000। बड़ी सिंपल सी बात है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है goods of the value of rupees 15,000 have been destroyed by fire and the insurance company has admitted a claim for rupees 10,000, ऐसा ये कह रहा है। ये दिख क्यों नहीं रहा आपको क्लियर? ब्लर आ रही है ना स्क्रीन? हाँ वही मैं देख रहा हूँ कि क्या, पता नहीं क्या चक्कर है ये। हाँ जी, आपको एंट्री लिखी हो गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 15,000 हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड अ क्लेम फॉर रुपीज 10,000। अब देखो आपको क्या क्या केसेस हो सकते हैं। या तो लिखा होगा कि भाई गुड्स जो है ना वो 15,000 रुपए के थे, वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गए और इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम एडमिट कर लिया। फुल क्लेम एडमिट कर लिया मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि हम पूरे 15,000 आपको दे देंगे। समझ रहे हो सिचुएशन क्या क्या हो सकती है? एक तो सिचुएशन ये हो गई कि आपके गुड्स जो है वो 15,000 रुपए के चल गए और इंश्योरेंस कंपनी आपको 10,000 रुपए का क्लेम देने को तैयार है। एक क्या हो सकता है कि भाई 15,000 का गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हुए हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरे 15,000 मतलब फुल क्लेम एडमिट कर रही हो। और एक क्या हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ भी ना कर रही हो, मतलब कि क्लेम एडमिट, जैसे भाई आपके गुड्स 15,000 के डिस्ट्रॉय हो गए, फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 रुपया भी नहीं दे रही। ये 3 सिचुएशन ही तो हो सकती है। ऐसा थोड़ी हो सकता है आपके गुड्स जले 15,000 के और इंश्योरेंस कंपनी आपको 20,000 दे देगी, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। या तो 15,000 ही देगी या उससे कम देगी या कुछ भी नहीं देगी। तो ये 3 सिचुएशन देख लेना। और अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो सिचुएशन हमारे आगे है, ऐसे केस में क्या करना है। तो ऐसे केस में आप खुद सोच के बताओ मुझे कि आपको क्या हुआ है? मतलब आप, अगर मैं आपके आगे ये रख देता हूँ ट्रांज़ैक्शन, क्या आप लोग मुझे इसकी जर्नल एंट्री बना के दिखा सकते हो? क्योंकि अगर जर्नल एंट्री बन गई, तो फिर तो फाइनल अकाउंट्स में मैं उसको पुट कर दूँगा। ज़रा जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। क्या जर्नल एंट्री होती है इसकी? हमने ये पढ़ी है जर्नल एंट्री में, ज़रा बताओ क्या जर्नल एंट्री होगी? बताओ ज़रा। डिस्ट्रॉयड बाय फायर सीधा ऐसे लिख दूँ? डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्या लिखवाया था मैंने वर्ड? कोई और बताएगा? डिस्ट्रॉयड बाय फायर वर्ड यूज़ करते हैं या कुछ और बताया था मैंने? हाँ जी, कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड, अब ठीक बोला बिल्कुल। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। टू क्या बोल रहा था हर्ष ने, क्या बोला टू? वेरी गुड, बिल्कुल सही एंट्री बोली आपने। वेरी गुड हर्ष, ठीक है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने रुपए लिखूं? 15,000 रुपए। गुड्स कितने के जले हमारे? 15,000 के। तो ये तो हमको 15,000 का लॉस हो गया और हमारे गुड्स कम हो गए, और गुड्स कम होते तो हम टू गुड्स नहीं लिखते, क्योंकि अब हमारे एक गुड्स को हम कभी सेल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, परचेज को क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री आप लोगों ने बताई, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताई है। अब दूसरी एंट्री क्या करूं?
याद है आप लोगों को दूसरी एंट्री? इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट अमाउंट कितना लिखूं अमाउंट? वेरी गुड। इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर कितने से बन जाएगी? 10,000 से डेटर बनेगी। एक थर्ड एंट्री और आएगी। आप मुझे बताओगे मेरा लॉस कितने का रिकवर हो चुका है, या अभी भी कितने का लॉस रह गया है मेरा? कोई बताएगा कितने का लॉस रह गया है मेरा अभी भी? 5,000 का लॉस अभी भी रह गया है। तो सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस एट द एंड कहाँ चले जाते हैं? कौन से अकाउंट में चले जाते हैं? 31 मार्च को हम सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस या प्रॉफिट और जितने भी हमारे इनकम वगैरह होते हैं, किस अकाउंट में जाते हैं? पी एंड एल। वेरी गुड। तो हमारे को इन दो एंट्री से पता चल गया कि हमें 5,000 का लॉस बाय फायर हुआ है। तो हम क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट 5,000, 5,000। बात समझ आई आपको? आप एंट्री करते हो कि नहीं करते? आप जब पी एंड एल अकाउंट बनाते हो तो लिखते हो टू सैलरीज। तो आप उस लेजर की जर्नल एंट्री बनाओ, क्या बनेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, यही तो है। या आप लिखते हो टू रेंट। तो अगर मैं इसको लेजर को जर्नल एंट्री में चेंज करूं तो क्या एंट्री बनेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने 15,000 का लॉस हुआ था, 10,000 का लॉस हमारा रिकवर हो गया क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का मैं दे दूंगी 10,000। तो 5,000 का हमारा लॉस बच गया। और एट द एंड ऑफ द ईयर सारे लॉसेस, प्रॉफिट, गेन, इनकम कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट या पी एंड एल अकाउंट वगैरह में, जो आपको पता ही है कौन सा कहाँ जाता है। तो हम ये लॉस बाय फायर अकाउंट कहाँ जाना चाहिए? पी एंड एल में। तो हम लिखेंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर 5,000, 5,000। क्या इन तीन एंट्री में किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो पहले ये बता दो, क्योंकि उसके आगे फिर हम देखेंगे कि ये फाइनल अकाउंट्स में कैसे जाएंगी। इनमें तो दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? ठीक है, नहीं है दिक्कत। अब आप इसको खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये कहाँ कहाँ जाएंगी, जरा देखना। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया पी एंड एल अकाउंट, और ये आपकी हो गई बैलेंस शीट। अब देख लेते हैं कौन सी चीज कहाँ कहाँ जाएगी। अब आप देखो पहले तो लॉस बाय फायर। आप देखो ना ध्यान से, लॉस बाय फायर ने उसको पहले, उसको लास्ट में देखते हैं। पहले देखते हैं परचेज हमारी क्या हुई है। परचेज हमारी क्या हुई है? क्रेडिट हुई है। मतलब बढ़ी है कि कम हुई है? परचेज हमारी बढ़ी है कि कम हुई है उस जर्नल एंट्री के हिसाब से? कम हुई है। तो जब हम यहाँ लिखते हैं टू परचेजेस, पता है ना आपको, टू परचेजेस लिखते हैं तो यहाँ माइनस कर देंगे लॉस बाय फायर। जो भी परचेजेस होगी यहाँ लिखते हैं, आपको पता है, उसमें से लॉस बाय फायर माइनस करेंगे। कितने रुपए माइनस करूंगा लॉस बाय फायर में? परचेजेस में से कितने रुपए माइनस करूं? 5, 10, 15? 15,000। क्यों? क्योंकि परचेजेस कितने से कम हुई है? 15,000 से। तो यहाँ पर हम 15,000 से परचेजेस कम कर देंगे। जो भी परचेज होगी उसमें से लॉस बाय फायर लिख के 15,000 कम कर देंगे। पहला ट्रीटमेंट यहाँ चला गया। अब ये इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेबिट हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहाँ आएगी आप लोगों के हिसाब से? ट्रेडिंग में, पी एंड एल में, या बैलेंस शीट में? इंश्योरेंस कंपनी कहाँ आनी चाहिए? बैलेंस शीट। वेरी गुड। और बैलेंस शीट में किस साइड आएगी? एसेट साइड में। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमारी, नहीं नहीं थी ना, ये बैलेंस शीट में आएगा। क्यों? इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन गई है। क्यों? इंश्योरेंस कंपनी ने हमें प्रॉमिस करा है कि वो हमें क्या करेगी? 10,000 रुपए देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या बन गई? डेटर बन गई। डेटर मतलब एसेट साइड में आएगा। हम डेटर नहीं लिखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे। 10,000 रुपए आ गया। अब इसका निपटारा हो गया, इसका निपटारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप ध्यान से देखो अगर, तो हमारा पी एंड एल अकाउंट डेबिट हुआ है, तो पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड कहाँ है? ये है। यहाँ पर क्या हुआ है? लॉस बाय फायर लिखेंगे इस तरफ, टू लॉस बाय फायर। कितने रुपए लिखूं? 5,000। खत्म एडजस्टमेंट। मैंने क्या कहा था? एडजस्टमेंट
2 जगह आती है, लेकिन कभी-कभी 3 जगह भी आ जाएगी। मैंने बोला था, अगर आप लोगों को याद हो क्लास, अब तो मैंने अपलोड भी कर दी है सारी क्लासेस, तो मैंने उसमें बोला था कि ट्रायल बैलेंस वाली आइटम तो कन्फर्म एक जगह ही आती है, लेकिन एडजस्टमेंट 2 जगह आती है, लेकिन कभी-कभी 3 जगह भी आ जाती है। तो देखो ये 3 जगह आ रही है। एक एडजस्टमेंट थी, लेकिन 3 जगह आ रही है। हाँ जी, कहिए। हाँ, अभी आते हैं उस पे भी अभी। हाँ, अभी समझेंगे उसको भी। पहले ये वाला क्लियर है ना सबको? ये तीनों का ऐसे होएगा। अब युवराज कह रहे हैं, सर अगर ऐसा होता कि ये लाइन काट देते कि ये इंश्योरेंस कंपनी जो है, उसने क्लेम दिया ही नहीं, तो उस केस में क्या होता? उस केस में जर्नल एंट्री देख लेते हैं। पहली एंट्री होती है लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट, फिर ये सेकंड एंट्री होती ही नहीं। सेकंड एंट्री क्या होती? होती ही नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कह रहे हैं क्लेम दिया ही नहीं। तो हमारे पूरे 15 के 15,000 क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये वाली एंट्री 15,000 से आ जाती। लॉस बाय फायर को हम कहाँ ले जाते फिर पी एंड एल में? तो एंट्री क्या होती? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। तो हम क्या करते हैं, एक तो परचेजेस में से कम कर देते 15,000, क्योंकि ये वाली एंट्री तो हुई होती ना, ये वाली और ये वाली हुई होती। तो परचेजेस क्रेडिट होती, तो परचेजेस को 15,000 से कम कर देते। और ये जो लॉस बाय फायर 15,000 का है, उसको पी एंड एल में ले जाते। तो हम यहाँ लिखते हैं पी एंड एल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर मतलब ये लिखते हैं टू लॉस बाय फायर 15,000 रुपए लिख देते फिर हम यहाँ, क्योंकि हमें कितने का लॉस हो गया? 15,000। और इंश्योरेंस कंपनी में यहाँ कुछ नहीं आता, क्योंकि ये तो एंट्री नहीं होती। तो इंश्योरेंस कंपनी कुछ दे ही नहीं रही, तो हम उसको डेटर किस बात का बनाएंगे? आई होप सबको क्लियर है ये वाला सिचुएशन भी। थर्ड सिचुएशन क्या है कि वो फुल क्लेम दे रही थी। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम आपको फुल क्लेम दे रहे हैं। तो फिर तो ये वाली एंट्री नहीं होगी। फिर फर्स्ट और सेकंड एंट्री होगी। तो उसमें क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी कह रही है आपको 15,000 का नुकसान हुआ है, हम 15,000 आपको दे देंगे। तो अब मुझे बताओ, इसमें पी एंड एल में ले जाने के लिए क्या रहा? फिर कोई एंट्री बची ही नहीं कि 15,000 का लॉस हुआ और 15,000 का लॉस ही रिकवर हो गया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम आपको पूरे 15,000 दे देंगे। तो उस केस में क्या एंट्री होती है? एक तो परचेजेस में से तो माइनस होगा ही होगा जितने के गुड्स जले हैं, क्योंकि गुड्स कम हो गए हैं, तो गुड्स तो हमेशा यहाँ माइनस होंगे ही होंगे, चाहे तीनों में से कोई भी सिचुएशन आ जाए, तो यहाँ तो माइनस होगा ही होगा। अब क्या होगा? अब हमें ₹1 का भी लॉस नहीं हुआ, तो पी एंड एल में एंट्री नहीं आएगी। पी एंड एल में एंट्री तभी तो आती है जब एक्चुअल में लॉस होता है, हमें जो नेट लॉस रह जाता है कि भाई इतने का लॉस हुआ है आपको इन 3 एंट्री के बाद। तो लॉस ही नहीं हुआ। 15,000 के हमारे डेटर ये बन जाएँगे इंश्योरेंस कंपनी, तो 15,000 से हमारी इंश्योरेंस कंपनी डेटर बन गई और 15,000 के हमारे गुड्स कम हो गए। तो ये 3 सिचुएशन को इस तरीके से आपने फॉलो करना है। अभी पहले फिर से पूछ रहा हूँ 2 मिनट का, आप बताओ किसी को ये 3 सिचुएशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। हल्का-सा भी डाउट हो कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो, रिंग में डाल दूँ। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं? मैं कह रहा था इन इसमें मैं आपको इनपुट सीजीएसटी मतलब जीएसटी के अकॉर्डिंग मैं जीएसटी के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। तो ट्रायल बैलेंस में आपको इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी दिया हुआ है। या आपको ये मान के चलो हम और भी ले लेते हैं अपनी मर्ज़ी से। इनपुट आईजीएसटी भी दे रखा है, ₹5,000 और यहाँ आउटपुट एसजीएसटी भी दे रखा है, ₹4,000। एसजीएसटी नहीं, आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी भी दे रखा है 4,000। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ट्रायल बैलेंस में जीएसटी के रिगार्डिंग। ठीक है, हम मानते हैं कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नहीं आ रही वीडियो क्लियर फिर से। हाँ जी, एक तो ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रायल बैलेंस में दे दिया हो इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी कुछ भी दे दिया हो, तो इससे मैक्सिमम कुछ नहीं हो सकता ज़्यादा जो मैंने लिखवा दिया है। ऊपर से आपको एडजस्टमेंट भी दे दी। अ ये फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज़ फ्री सैंपल, आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है? रुपीज़ इसको ले लेते हैं ₹5,000 और कह रहे हैं इस पे वो था आईजीएसटी था 12%। क्लियर है? ऐसे करी है ना आपने? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज़ फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज़ फ्री सैंपल, इसको यहाँ करो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज़ फ्री सैंपल फॉर रुपीज़ 5,000, उस पे आईजीएसटी 12%। क्लियर है? एडजस्टमेंट क्लियर है? हमने ऐसी मतलब जर्नल एंट्री करी हुई है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी अगर मैं आपसे जर्नल एंट्री से पूछूँगा। ठीक है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अब आप लोगों ने इसको कैसे करना है, ज़रा समझते हैं।
पहले हम इस एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। पहले इस एडजस्टमेंट पे आते हैं, तो ये एडजस्टमेंट की पहले जर्नल एंट्री बनाएँ ज़रा क्या बनेगी? जर्नल एंट्री बनेगी एडवर्टाइज़मेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज़ अकाउंट बस। टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट है ना? क्योंकि मैंने साफ-साफ लिखा है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे गुड्स कितने के गए आपके 5,000 के, उस पे 12% इनपुट आईजीएसटी और एक्चुअल में आपके जो एडवर्टाइज़मेंट का खर्चा हो गया वो 5,600 हो गया। क्लियर है? पहले ये क्लियर है जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ज़रा समझते हैं कि इसको हम कैसे बिठाएँगे ट्रेडिंग में, पी&एल में और अपना बैलेंस शीट में। तो पहली बात कि ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्या आएगा आप सभी बता सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे? यहाँ पे जो 2 परचेज़ेज़ होती है, ठीक है? उसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? ये वाली जो परचेज़ है, इसको क्या लिख दूँ? एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंस या आप लिख सकते हो फ्री सैंपल या उससे अच्छा बताता हूँ चलो ये सब छोड़ो, आप यहाँ लिख दो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड कितने रुपए? 5,000 रुपए। परचेज़ क्रेडिट हुई है इसका मतलब परचेज़ में से माइनस करेंगे, तो जो परचेज़ेज़ ट्रायल बैलेंस में दे रखी होगी उसमें से ये जो 5,000 रुपए की परचेज़ क्रेडिट हुई है उसको माइनस कर देंगे। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, इसको करते हैं साइड। अब आते हैं पी&एल अकाउंट में और बैलेंस शीट में। पी&एल अकाउंट भी बहुत आसान है, एडवर्टाइज़मेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? खर्चा हुआ है, तो क्या कर देंगे? टू एडवर्टाइज़मेंट अकाउंट 5,600। आपको पता है एट द एंड जितने भी खर्चे, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस होते हैं, सब क्या होते हैं? पी&एल में डेबिट हो जाते हैं। तो ये जो एडवर्टाइज़मेंट अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? पी&एल में आके यहाँ पर डेबिट हो जाएगा 5,600 से, ये भी खत्म। अब आते हैं ये जो जीएसटी वाला पार्ट बचा है, अभी तक मैंने जितना कराया है उसमें जीएसटी वाला पार्ट कुछ नहीं था। अब आते हैं जीएसटी पर। तो याद रखना जो आपके ये इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी ये सब बैलेंस शीट में आने वाले आइटम होती हैं। ये सब कौन-सी आइटम होती है? बैलेंस शीट में आने वाली। तो आप पहले ये समझना क्यों होता है ऐसा? ये जब मैंने जर्नल एंट्री करी थी तब मैंने आपको समझाया था कि ये क्यों होते हैं, फिर भी मैं आज दोबारा बता देता हूँ। इनपुट सीजीएसटी का मतलब क्या होता है या इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? ये आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट में क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये आपकी एसेट है। ये आपकी एसेट क्यों है? क्योंकि ये टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। ये टैक्स तब कब लगा था ज़रा सोचो, ये इनपुट वाला कब लगा था? जब आपने गुड्स परचेज़ करे थे। याद करो ये इनपुट वाला जो होता है, चाहे इनपुट सीजीएसटी है, एसजीएसटी है या इनपुट आईजीएसटी है, ये कब आता है? याद करो जब हम परचेज़ करते हैं। तो जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं, 5,000 के गुड्स परचेज़ करते हैं, उस पे 12% जीएसटी है, तो हम कितना अमाउंट पे करते हैं? 5,600 रुपए पे करते हैं। तो हम क्या कहते हैं 5,000 तो आपके हैं शॉपकीपर और 600 रुपए आप गवर्नमेंट को दे देना। हमने जीएसटी पे कर दिया है, हमने टैक्स पे कर दिया है। तो इसलिए जो इनपुट वाले होते हैं, जो हम पे कर चुके हैं, वो हमारे क्या होती हैं? एसेट होती हैं। अब आप समझो जब आप बेचते हो, तो आउटपुट क्या करते हो? सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी आउटपुट वाले को क्रेडिट करते हो आप। क्यों करते थे? क्योंकि आपने सामने वाले से तो ले लिया, लेकिन अभी पे नहीं करा, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाता था। जैसे शॉपकीपर मानो, आप लेने गए मान के चलो आप कुछ भी मोबाइल फ़ोन लेने गए, 15,000 का मोबाइल फ़ोन था, उसपे 12% जीएसटी था मान के चलो, तो 1,800 रुपए जीएसटी। तो आप उसको कितने पैसे देते हो? 15,000 प्लस 1,800 मतलब 16,800 रुपए देते हो। तो वो 15,000 तो खुद अपने रख लेता है क्योंकि वो उसकी सेल है और बाकी 1,800 वो आपसे ले लेता है और वो किसको जमा कराने हैं उसको? गवर्नमेंट को। तो वो उसकी लायबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए याद रखना ये जो इनपुट वाले हैं, ये हमारी एसेट है और ये जो आउटपुट वाले हैं, ये हमारी लायबिलिटी है। तो आप मुझे बताओ क्या करें? एक तरीका तो ये है कि ये जो इनपुट वाले हैं, वो यहाँ लिख दूँ और ये जो आउटपुट वाले हैं, जो लायबिलिटी है, वो यहाँ लिख दूँ। एक तरीका तो ये हो गया कि सर ये तीनों उठाओ, एसेट है यहाँ लिख दो आप कह रहे हो और ये तीनों उठाओ, ये लायबिलिटी है यहाँ लिख दो।
पर ना हम अब साल क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो हम जब साल खत्म कर रहे हैं, तो हमें इनको आपस में मिलाना होगा, नेट कर देंगे। नेट कर देंगे मतलब कि भई अब हमें सरकार को देना है या सरकार से लेना है? मतलब कि लायबिलिटी ज़्यादा है या एसेट ज़्यादा है? अगर एसेट ज़्यादा है तो इसका मतलब हमने सरकार को ज़्यादा टैक्स दे दिया और सरकार से हमें रिफंड लेना है, वापस लेना है। और अगर लायबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब हमने सरकार को कम टैक्स दिया है, कम जीएसटी दिया है, अभी और देना है। ठीक है? ये समझ लो, ये सरकार से लेना है, ये सरकार को देना है, सीधी-सी बात है। ये हम दे चुके हैं तो ये हमारी एसेट है और इतना देना है, तो हम इसको आपस में सेट ऑफ करेंगे, इसको कहते हैं सेट ऑफ। ज़रा देखते हैं सेट ऑफ कैसे करने को कह रहा हूँ मैं। पहले सीजीएसटी की बात करता हूँ। सीजीएसटी, सीजीएसटी में ज़रा ध्यान से देखो, इनपुट और आउटपुट, इनपुट माइनस आउटपुट, ज़रा देखना कितना है? इनपुट कितना है? 3000 और आउटपुट कितना है? 2500। तो क्या आया? ₹500 क्या आया है? प्लस में आया, मतलब मेरा ये एसेट की तरफ आया है। ठीक है? एसेट मतलब समझ गए एसेट की तरफ क्यों आया है? क्योंकि मैंने 3000 पे कर दिया, पे करना था 2500। तो ₹500 मुझे एक तरीके से सरकार से लेने हैं, समझ आ रही है मेरी बात? तो ये एक तरीके से क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे एक तरीके से जीएसटी रिसीवेबल मतलब हमने लेना है सरकार से। अब हम आगे बढ़ते हैं, एसजीएसटी की तरफ बढ़ते हैं, इनपुट माइनस आउटपुट। तो इनपुट वाला भी देखते हैं, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी सेम है, वही 3000 और 2500। तो 3000 माइनस 2500, तो क्या हुआ, ये भी 500। ये भी हमने क्या करना है, जीएसटी रिसीवेबल मतलब कि हमें सरकार से लेना है, क्योंकि हमने सरकार को ज्यादा दे दिया, 3000 देना था 2500। ठीक है? अब आते हैं आईजीएसटी पर। इनपुट कितना है? 5000, इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक है, 5000। और आउटपुट कितना है? 4000। लेकिन एक चीज ध्यान से देखी नहीं है आपने इसमें, इसमें इनपुट आईजीएसटी ₹600 क्रेडिट भी हुआ है। तो आप मुझे बताओ, इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट होने का मतलब क्या है? कि ये 5000 में से 600 हमें कम करने चाहिए या 5000 में 600 ऐड करने चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखते हैं कितना आप लोग दिमाग लगा के जवाब देते हो। वेरी गुड। क्योंकि इनपुट आईजीएसटी जो है, उसका जो नेचर है वो कौन-सा नेचर है? डेबिट का नेचर है। मतलब जब वो बढ़ता है तो डेबिट होता है। और अगर हमने यहाँ क्रेडिट करा है, तो हमें क्या कर देना चाहिए? उसको माइनस कर देना चाहिए, है ना? आप याद करो ना, आप जब भी इनपुट करते हो, क्या करते हो? आप जब भी एंट्री करते हो परचेज़ अकाउंट डेबिट, तो इनपुट आईजीएसटी भी डेबिट ही तो करते हो। लेकिन यहाँ पर परचेज़ क्रेडिट हुआ है, इसलिए आपने इसको भी क्रेडिट करा है। तो जैसे परचेज़ क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? माइनस करते हो। ऐसे ही अगर इनपुट को आपने क्रेडिट करा है, दैट मीन्स इसमें से माइनस करना चाहिए। तो क्या अब हमें इसमें यहाँ पे ₹600 और नहीं माइनस कर देने चाहिए? सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ मैं? 5000 में से भी आपने क्या कहा है? 600 और माइनस करने चाहिए। तो 5000 में से 600 और माइनस कर दिए। चाहे आप 600 इस तरफ लिख दो, चाहे यहाँ लिख दिया मैंने, कोई मैथमेटिकली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। मैं चाहे ऐसे लिख दूँ, 5000 माइनस 600 और माइनस 4000 लिख दूँ। ये लो काट देता हूँ। वैसे तो जो ऊपर लिखा था उससे भी मैथमेटिकली वही आंसर आएगा, इससे भी वही आएगा, बट मेरे ख्याल ये समझने में आपको आसानी रहेगी। 5000 इनपुट आईजीएसटी था, लेकिन उसमें से ₹600 माइनस भी तो हो गया था जब हमने ये क्रेडिट करा था। तभी तो मैंने ये एडजस्टमेंट ली है, वरना मैं आपको यही समझा देता, आप कहते सर हाँ, आ गया समझ। मैंने जान के थोड़ा और मुश्किल वाला पार्ट डाल दिया, ताकि अगर आपके होमवर्क में आपको ऐसा कोई पार्ट दिख जाए, तो आपको दिक्कत ना हो। और अगर होमवर्क में या जो हम क्वेश्चन आपको दूँगा होमवर्क में वो नहीं भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी पेपर में आ जाएगा, तो भी आप कर लोगे। तो अब ज़रा हम इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा ये? 400। ये भी क्या आएगा? जीएसटी रिसीवेबल आएगा, ठीक है? तो आप मुझे बताओ, मुझे सरकार से कितने पैसे लेने हैं? तीनों का टोटल करूँगा तो ₹1400 लेने हैं, जीएसटी रिसीवेबल है। तो आप मुझे बताओ, मैं इसको कहाँ लिखूँ? एसेट में लिखूँ ₹1400 या लायबिलिटी में लिखूँ? ये सब मैंने आपके आगे प्लस माइनस कर दिया। मुझे बताओ, एसेट में, क्योंकि मैंने सरकार को ज़्यादा पे कर दिया। मैंने पे कर दिया 3000, 3000 और इन दोनों को माइनस करूँ कितना आएगा? 4400। मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया 3000, 3000 और 4400। और
मैंने एक्चुअल में देना कितना था, 2500 और 4000। तो इतना मैंने एक्स्ट्रा दे दिया सीजीएसटी, इतना एक्स्ट्रा दे दिया एसजीएसटी और इतना एक्स्ट्रा दे दिया मैंने आईजीएसटी। तो ये अब मेरी एसेट बन गई क्योंकि मुझे सरकार से वापस लेना है। तो ये आप बैलेंस शीट में इस साइड लिखोगे जीएसटी रिसीवेबल 1400 रुपए। और ये एडजस्टमेंट ये दिखानी है वर्किंग नोट्स में दिखा देना आप, वर्किंग नोट्स में दिखा देना। और भी अच्छा चलो इतना भी नहीं दिखाना ना, आप बड़ा अच्छा सा काम करना। नहीं कोई नहीं, आप जीएसटी रिसीवेबल कोई ऐसे उसके में नंबर नहीं कटेंगे, ये जीएसटी रिसीवेबल क्योंकि हमने अपना सारा करके लिख दिया ना, हमने नेट करके लिख दिया। अब मैं आपको बता रहा था आपने एग्जाम में कैसे करना है। आप एग्जाम में क्या करना, इन तीनों का टोटल करना, कितना आ रहा है 11,000 इनपुट है ये, बल्कि 11,000 में से आपको क्या कर देना चाहिए, 600 रुपये माइनस कर देनी चाहिए। तो कितना आएगा, 11,000 में से 600 माइनस करूंगा तो 10,400। इनपुट हो गया 10,400 और आउटपुट कितना है, आउटपुट कितना है 9,000। कितना आ गया आंसर, आपको पता चल गया इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है। 1400 रुपये क्या आ जाएगा, जीएसटी रिसीवेबल आ जाएगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, जीएसटी रिसीवेबल 14,000 लिख देना। आपको ऐसे नहीं भी दिखाना कोई बात नहीं, ऐसे कर देना, ये तो कर सकते हो। मतलब मैंने आई ओ लिखा है, आप पूरा लिख देना, मतलब वर्किंग नोट्स में इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी। फिर अगर इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है तो क्या आ जाएगा, जीएसटी पेबल आ जाएगा। ये बात समझ गए आप। अगर ये कम है और ये ज्यादा है, इसका मतलब अभी हमने और देना है सरकार को, तो फिर हमारे यहाँ लिख देंगे जीएसटी पेबल। और अगर इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है, दैट मीन्स हमें सरकार से लेना है, तो वो जीएसटी रिसीवेबल, क्योंकि रिसीव होना है, और देना है तो पेबल। तो मेरे ख्याल ये दोनों क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बोलो बोलो। फिर कुछ करना ही नहीं, फिर आप लिखना ही मत, फिर जीएसटी की बात ही नहीं आएगी। ऐसा भी हो सकता है, सही पूछा युवराज ने बिल्कुल, कि सर अगर दोनों इक्वल आ जाते तो ये 10,400 ये भी 10,400 आ जाए तो, या ये 9,000 हो जाए और ये भी 9,000 हो जाए तो कुछ नहीं करेंगे। फिर आपको ऐसे मत करना कि यहाँ दोनों तरफ लिख दो जीएसटी पेबल डैश जीएसटी रिसीव डैश, फिर लिखना ही नहीं। जब जीरो आ गए तो लिखना ही नहीं है। क्लियर है ये बात। ठीक है, अब आप लोग कोई और अपनी तरफ से एडजस्टमेंट पूछना चाह रहे हो तो पूछो। जैसे एक शायद उसने पूछी थी अभी, हर्ष कुछ पूछ रहा था, या कोई और आप लोगों के मन में कोई एडजस्टमेंट हो कि सर ये बता दो कैसे होगी। क्योंकि उसके अलावा तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट ही दिक्कत देती है, बाकी ट्रायल बैलेंस से तो आइटम आपको उतारनी है, आप लोगों को पता ही है। तो फिर पहले मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा लग रहा हो कि सर ये वाली हमें समझ नहीं आई थी जब करी थी, तो वो आप लोग पूछ लो पहले। हाँ जी, एडजस्टमेंट में दिया होगा, मान के चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या तो अमाउंट दे देगा या आपको परसेंटेज दे देगा। तो अमाउंट दे देगा सीधा तो बहुत अच्छी बात है, परसेंटेज दे देगा तो आपको जितनी कैपिटल दे रखी होगी उसका उतने परसेंट निकाल लेना है। मान के चलो कैपिटल दे रखी है आपको 10 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है 10% है, तो कितना आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1 लाख रुपए। तो मुझे लगता है अमाउंट बताने की कोई आपको मतलब बताने की मुझे दिक्कत नहीं है, अमाउंट आप निकाल लोगे। जितने भी परसेंटेज देगा कैपिटल दे रखी होगी उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है। अब आप लोग मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती थी, ये आप लोग बताओ, क्योंकि जर्नल एंट्री बता दोगे मेरा काम बन जाएगा आपको सिखाने वाला। बिल्कुल सही एंट्री बताई है हर्ष ने, कह रहा है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप लोगों को पता है कि हम जो ये जर्नल एंट्री कर रहे होते हैं वो किसके बिहाफ पे कर रहे होते हैं, किसका माइंड में सोच के कर रहे होते हैं, बिजनेस का या प्रोपराइटर का, बिजनेस का माइंड में सोच के कर रहे होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या होता है, बिजनेस का क्या होता है, ये एक्सपेंस होता है या इनकम होता है, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करा होता है तो एक्सपेंस। अब आपके आगे जवाब है, अब आप सोच लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक एक्सपेंस है, कहाँ जाना चाहिए, एक्सपेंस कहाँ जाते हैं बताओ जरा, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस दे रखे होते हैं कहाँ जाते हैं,
तो बस पी एंड एल अकाउंट खोलेंगे, वहां पर हम यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख रुपए। ठीक है जी। और आप बताओ ये कैपिटल को कहाँ जाना चाहिए, जो नीचे कैपिटल आई है? जो कैपिटल होगी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर देंगे, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हुई है हमारी जर्नल एंट्री में। कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब क्या है कि बड़ा है। कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब क्या है कि कैपिटल बड़ी है, और इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो ये बढ़ जाएगी। समझ गए? प्लस कर देंगे मतलब। वैसे तो और भी चीजें प्लस होंगी, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग माइनस, ये सब मैं बस इसका बता रहा हूँ जो मुझसे भी युवराज ने पूछा था। क्लियर हो गया? इंटरेस्ट आपने, मैं आपको क्या बोला है, जर्नल एंट्री क्या बोला था मैंने, इस अकाउंट्स की, पूरे अकाउंट्स की आत्मा है। तो देखो आप कोई भी मुझसे, आप मुझसे कोई भी एडजस्टमेंट पूछ लो, मैं क्या करूंगा, सीधा वो ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। आपने वो देखी होगी रामायण, क्या होता था, ब्रह्मास्त्र चलाते थे। क्या ब्रह्मास्त्र है हमारे पास? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री अगर आपने बना दी सही, तो फिर क्या दिक्कत है? मैंने आपको इतनी तो जर्नल एंट्री समझाई हुई है कि मैंने आपसे पूछा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो आप लोगों ने जवाब दे दी सर एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस आपको पता तो है, फाइनल अकाउंट्स में पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं। और क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट हुई है। कैपिटल क्रेडिट हुई है, दैट मींस कैपिटल बढ़ी है, तो इसको मतलब दूसरा इफेक्ट कैपिटल में ऐड कर दो। और पूछो, अब मैं आप लोगों से पूछूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप लोगों से पूछता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताओ क्या करना चाहिए? आप लोग बताओ मुझे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वेरी गुड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कहाँ लिख देंगे? पी एंड एल की क्रेडिट साइड में लिख देंगे एक तो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अमाउंट निकालना तो आपको पता है, मेरे को मतलब मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आप जितनी ड्राइंग दे रखी होगी उसकी परसेंट निकाल लेंगे। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? जर्नल एंट्री क्या बनी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हुई है, इसमें आपकी इनकम है, तो इसलिए आप पी एंड एल में क्रेडिट कर दोगे। और दूसरा क्या करोगे, कैपिटल में से कम कर दोगे। वेरी गुड। ये ड्राइंग में प्लस कर दोगे, बात एक ही है, सही बोल रहा हूं मैं? या तो ड्राइंग में प्लस कर दो या कैपिटल में माइनस कर दो, क्योंकि ड्राइंग एट द एंड क्या होनी है, माइनस होनी है कैपिटल में जाके। तो आप क्या कर दो, सीधा जो युवराज ने जवाब दिया वो ज्यादा बेटर है कि सर कैपिटल में माइनस कर देंगे, है ना? तो ऐसा कर देंगे हम। और बताओ, और एडजस्टमेंट पूछो।